मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। आज के इस किसान संगत में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र जी राठौर जी, हमारी प्रभारी और लंबे समय से संगठन का काम कर रही ऐसी हमारी बहन श्रीमती विजय राहटकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार गुरजंट सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह शापिनी जी, हमारे बलबीर लूथरा जी, सरदार गुरजीत सिंह जी, हमारे निहाल चंद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी बलबीर बिश्नोई जी, जिला अध्यक्ष, हमारे आत्माराम जी, हमारे राम प्रताप जी, धर्मेंद्र जी, संतोष बाबरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे किसान भाई, हमारे अपने हनुमानगढ़ के और आसपास से आए हुए सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और मेरे युवा साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हनुमानगढ़ आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने जो प्रेम दिखाया है, जो आप लोगों ने मुझसे मिलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी को, विजय जी को, हमारे अजय पाल जी को और सभी हमारे विधायकगण जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया और जगह छोटी पड़ गई है लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे से पूर्व हमारे राजेंद्र जी ने भी और सतीश जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने आपको सब चीज़ों को बड़े विस्तृत रूप में राजनीतिक तरीके से उन सारी बातों को रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मित्रों, यह किसान संगत है, लेकिन किसान संगत के साथ साथ यह राजनीतिक मंच भी है और किसान जो देश का अन्नदाता है उसके साथ किस तरीके से लंबे समय तक छल हुआ है वह भी हम सबको ध्यान में है और इसलिए राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयंभू किसान नेता कहलाने के लिए भी आतुर है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले
और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं गौरव के साथ कहूं। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो योजना तो पहले भी थी, लेकिन किसानों को क्या मिलता था? किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से धोखा मिलता था, किसानों को बरगलाया जाता था। लेकिन किसानों की धरती पर समस्याओं को समझ करके उसका जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 1,20,00,000 किसानों का जो केस था उसको सेटल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। फसल बीमा योजना। आज जिस किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है किसान सम्मान निधि की आंकड़े क्या है? किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान जुड़े हैं। 11 करोड़ 78 लाख किसान, और उसमें से 77 लाख किसान हमारे राजस्थान के हैं, गंगानगर के हैं, हमारे हनुमानगढ़ के। और परिवर्तन क्या होता है उसको भी समझिए। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आप तक पहुंचते, और आज प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 25,000 करोड़ रुपए, 2-2 रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, उसके खाते भर दिए जाते हैं। और अभी तक जो ये 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है। 2,20,000 करोड़ रुपए, यानी 2 लाख करोड़ रुपए और 20,000 करोड़, ये किसान के खाते में 12 इंस्टॉलमेंट में पहुंचाया गया। आप बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया है? कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता की? अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के भी और गंगानगर के किसान ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अपने आप को जोड़ने का काम करें। और आपको जानकर के खुशी होगी 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। आपके राजस्थान से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये संख्या कम है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 लाख 15 लाख किसानों को जुड़ना चाहिए, और उसके लिए योजना बनी है और आपको मानधन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी। कभी सोचा नहीं था, इस स्कीम को भी जानने की हमको जरूरत होती है। कभी हमने सोचा था यहां आदमी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या चिंता हो? ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी मिट्टी क्या उपज कर सकती है और क्या उपज करना चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड देश में 93% मिट्टी की जांच की जा चुकी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो 93% लोगों को उनके जमीन का जो सॉइल का हेल्थ है उसका उनको पूरे की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या होता है जब अंधेरा छट जाता है और उजाला आ जाता है तो लोग अंधेरे को भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूं उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए यूरिया के लिए और फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? आप बताइए
फर्टिलाइजर ब्लैक होता था कि नहीं होता था, और किसान परेशान होता था कि नहीं होता था। यूरिया आया, आता पीछे था, जाता पहले था, मार्केट में आता ही नहीं था, लाठी चार्ज होती थी सरकार, और बोलती थी 1 बोरी ले जाओ, 2 बोरी ले जाओ, 10 बोरी ले जाओ, जैसे एहसान कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया के लिए कोई और जगह इस्तेमाल ना हो, ब्लैक ना हो, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब कोई ब्लैक नहीं होता, किसान को यूरिया समय पर मिलता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खास करके हनुमानगढ़ के किसानों को, 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, इसको बना करके आप अपने यहां कोल्ड स्टोरेज बनाइए, आप अपने यहां सब्जी मंडी की कोई व्यवस्था को अच्छा कीजिए, आप उसको नाम से जोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से उसको जोड़िए, और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोई भी FPO बिना किसी आर्थिक मदद के ना रहे, इसके लिए आपको FPO की दृष्टि से अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, 2014 में एग्रीकल्चर का बजट 25,000 करोड़ था, 25,000 करोड़। आज एग्रीकल्चर का बजट मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 करोड़ है, 4 गुना बढ़ा है। ये भी हमको 4 गुना बढ़ा है। और उसी तरीके से अगर हम कहें सिंचाई योजना में, आप सब लोग तो खैर यहाँ सिंचित भूमि है, लेकिन आपके बहुत से किसान भाई हैं जिनकी जमीन बंजर है, जिनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं की है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 93,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए रखा है। और उसके माध्यम से कोशिश चल रही है कि किस तरीके से हमारे किसानों की चिंता हो। हमारे मेगा पार्क 2014 में सिर्फ 2 मेगा पार्क हुआ करते थे, और उस मेगा पार्क के माध्यम से एग्रीकल्चर की दृष्टि से काम चलता था। आज 22 मेगा पार्क बन चुके हैं, और राजस्थान में भी रूपनगढ़ में मेगा पार्क, अजमेर में वो उद्घाटन हो गया है, और श्री राम फूड पार्क बीकानेर वह भी अंडर इंप्लीमेंटेशन है, वह भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 मेगा पार्क हमको राजस्थान को मिलेगा। मैं ये सारे आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि किसानों के लिए जो काम हुआ है वह भी हमको समझना चाहिए। 1,000 इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के माध्यम से 1,000 ई मंडी बनाई गई है, और 1,60,00,000 किसान अपने आप को रजिस्टर कराया है, और 14 लाख किसान हमारे राजस्थान के हैं जिन्होंने अपने आप को ई मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है। आज आपको अपना सामान अपने खेत से दुनिया के किसी भी जगह बेच सकते हैं इस ई नाम के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। आपको जो ही जहां भी अच्छा दाम मिलेगा वह दाम में आप अपने अनाज को बेच सकते हैं। यह व्यवस्था की गई है। मैं आप किसानों से निवेदन करूंगा, पुरानी व्यवस्थाओं में विश्वास मत करो, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। आप कंप्यूटर का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी बन चुकी है। आपको आपके कंप्यूटर पे पता चल जाएगा कि आज चावल का दाम दुनिया में कहां क्या है, आज गेहूं का दाम क्या है, और जहां आपको अच्छा दाम मिले वहां आप अपने सामान को भेज सकोगे। यह व्यवस्था की जा रही है, इसको हमको समझना होगा। और इसी दृष्टि से अगर हम कहें इस बार के बजट की दृष्टि से हमारे यहाँ एजुकेशन रिसर्च के लिए भी 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इसको भी अब 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि हम रिसर्च कर सकें। और उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि किसान भाइयों के लिए एक विस्तृत व्यवस्था की दृष्टि से हम काम करें और किसानों को मजबूती प्रदान करें। यह मैं ज़रूर आप सबसे चर्चा करते हुए आपको बताना चाहता हूँ। यह आपके लाभ के लिए है, आप सोचें। मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ, हमारे सिख भाइयों ने, हमारे गुरुओं ने जितना देश के लिए, रक्षा के लिए योगदान किया है वो कदापि देश नहीं भुला सकता है। इस बात को भी हमको जानना है।
अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि किस तरीके से हमारे सिख गुरुओं ने हमको शिक्षा दी। हमारे ध्यान में आता है किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने शहादत दी, किस तरीके से हमारे अन्य गुरुओं ने शहादत दे करके इस देश को एक रखने का काम किया है। उसमें सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम कभी भुला नहीं सकते, हमेशा हमको याद रखना चाहिए। जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। लेकिन यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिख भाइयों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सिवाय नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। बातें अपने आप में देखने की है। अगर हम बात करें आपका विवाह कार्य की दृष्टि से, आपने कहा था कि आपके कानून में बदलाव आना चाहिए। बात छोटी थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दे करके आपके विवाह कार्य के लिए उस दृष्टि से योजना बना करके उस काम को। अगर मैं बात करूं गुरु ग्रंथ साहब, हरमंदिर साहब पर लंगर पर टैक्स लगता था, लंगर के सामान पर टैक्स लगता था। प्रधानमंत्री जी ने लंगर के टैक्स को छूट देते हुए जीएसटी और आईजीएसटी दोनों से छूट दिला करके और सालाना 325 करोड़ रुपए हरमंदिर साहब के नाम पर खजाने में जमा करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप देखिए, बात बड़े आपके ध्यान में नहीं आएगा, दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, दुनिया भर में, और हमारे सिख भाई संपन्न हैं। वो गुरु हरमंदिर साहब को चंदा देना चाहते हैं, वहां समर्थन करना चाहते हैं, वहां लंगर में अपना योगदान करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उन पर लागू होता था। इस कारण से उनको वो दिक्कत आती थी। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन एफसीआरए का दे करके हरमंदिर साहब को जो ग्लोबल संगत के दृष्टि से उनको आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने नियमों में छूट करके इसका अभी अभी हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना। अब ये भी देखिए आप, सामने हमारा गुरुद्वारा, और हम दर्शन नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। 4 किलोमीटर का 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री जी ने और 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर हमारे जो अपने करतारपुर कॉरिडोर और वीजा फ्री ट्रैवल करने का, यानी कोई वीजा नहीं चाहिए, सीधे आप करतारपुर कॉरिडोर से जाकर के आप दर्शन कर सकते हो, गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हो। इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, इसको भी हमको ध्यान रखना है। और व्यवस्था ऐसी की है कि 5000 हमारे श्रद्धालु हर दिन जा सकते हैं, 5000 की जाने की व्यवस्था की, 5000 लोग उसमें हर दिन जा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई। और उसी तरीके से 550वां जो हमारा प्रकाश पर्व था, इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर लोधी के हमारे उसके शहर को उसको विकसित किया गया, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया और विशेष ट्रेनें चला करके काम किया गया। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें पर्व की, तो आपके ध्यान में आएगा कि उस समय 350 पर्व में जामनगर में 750 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना करके प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से विकास करने की कोशिश की। और अभी हमारी चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे, बताया उन्होंने कि गुरु नानक जी की वाणी, गुरबाणी और गुरु नानक जी की जो हमारे उन्होंने अपना उपदेश दिया है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में उसको भी शुरुआत की गई है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गुरबानी को
अब उर्दू में, उड़िया में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में और 15 भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाने का काम शुरू हुआ है, उसको भी ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को में इस बात का निवेदन किया है कि विदेशी भाषाओं में भी गुरबानी का ट्रांसलेशन होना चाहिए, और ताकि, क्योंकि दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, वो वहाँ की भाषा में भी, जर्मनी में, फ्रेंच में, बाकी सब में भी उसकी पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप बताइए कौन ऐसा नेता है जिसने सिख भाइयों के लिए इतनी गहराई से चिंता की? मैं ये दावे से कह सकता हूं, ये काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये मैं गौरव से कह सकता हूं, और दिल से किया है, कोई राजनीति नहीं की है। ये सिख भाइयों का विषय था जिसको पूरा करना था। आज ब्लैकलिस्ट में से 314 ब्लैकलिस्ट से हटा दिए गए, सिर्फ 2 रह गए। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, मेरे आंखों के सामने मैंने सन 84 का दंगा देखा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने देखी है वो सारी तस्वीरें। इतने साल गुजर गए और एक आदमी जेल नहीं गया था, एक आदमी जेल नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बैठा करके, जो ताकतवर लोग थे आज वो जेल के पीछे है, ये काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं ब्लैक लिस्ट से हटाने की बात हो, चाहे हमारे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थे उनकी बात हो, और उन परिवारों को जो चाहे दंगा में पीड़ित हुए थे उनको आर्थिक मदद देने का भी काम उसको भी किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि वैसे तो सिख भाई, सिख कौम अपने आप में बहुत मजबूत है और अपने गुरुद्वारों की चिंता करने में वो सक्षम है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने तय किया है कि टूरिज्म की दृष्टि से हमारे गुरुद्वारों को और अच्छा बनाया जाएगा और उसको विकसित किया जाएगा, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उसकी व्यवस्था की जाए। और इसके लिए आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहब, चमकौर साहब, फिरोजपुर, अमृतसर साहब, हमारे खटकर कलां, कलनौर साहब, इन सभी जगहों को, और ये जो हमारा पटियाला हेरिटेज का जो सर्किट है, इसको स्वदेश दर्शन में डेवलप करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। हमारे जालियांवाला बाग का एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, उसमें कौन कौन थे आपको मालूम है? कोई कुछ नहीं कर रहा था। आज आप जाकर के जालियांवाला बाग को देखिए, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम देखिए, आज आप देखिए उसकी क्या तस्वीर बदली गई है, क्या उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मॉन्यूमेंट के रूप में, उसको मेमोरियल के रूप में डेवलप किया गया। क्यों नहीं कोई कर पाया? क्यों नहीं कोई सरकार कर पाई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि मोदी जी को सिख भाइयों के लिए दर्द है, दिल में प्यार है, और उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको आगे रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये वीर बाल दिवस क्यों नहीं याद आया? क्यों गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों की शहादत याद नहीं आई? और आज वीर बाल दिवस के रूप में जब हम मनाते हैं तो दुनिया हमारे उन शहीदों को भी याद करती है, और जिन हमारे जो दोनों बच्चों ने शहादत दी थी उनको भी याद करती है, और उनके इतिहास को पता चलता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर तरीके से कोशिश हुई है, और आपको जानकर के खुशी होगी। अभी अब चर्चा हो रही थी, हमारे सतीश पुनिया जी ने कहा कैक्सटन हॉल देखने जाना चाहते थे, वीर उद्धव सिंह ने वहाँ जनरल उडायर को उसका अंत किया था। और लेकिन आज आपको जानकर के इस बात से भी खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारे यूरोप की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, लेकिन भारत सबसे मजबूती से चल रहा है, और आज हमारा ग्रोथ रेट 7.4% पर खड़ा है और स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं, आपको खुशी होगी, जिन ब्रिटिशर्स ने, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया हमारे ऊपर, आज मोदी जी के नेतृत्व में
10वें नंबर की इकॉनमी थी भारत। आज ब्रिटेन को पछाड़कर, जिसने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई। हम पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। हम टॉय इंडस्ट्री में, ये खिलौने बनाने वाले में दुनिया में 3रे नंबर के देश बन गए। आपको जान करके खुशी होगी कि ये हम लोग जापानी गाड़ियों के बारे में सुना करते थे, ये डैटसन है, ये टोयोटा है। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत ऑटोमोबाइल में जापान को पछाड़ करके 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गई है। 3रे नंबर। हमारे आगे अब सिर्फ 2 रह गए, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये मोबाइल जो आप लेकर के घूम रहे हैं, जिस मोबाइल को आप लेकर के चलते हैं, 2014 में 92% मोबाइल हमारा विदेश से आता था, इंपोर्ट होता था। आज आपको जानकर खुशी होगी 97% मोबाइल भारत में बन रहा है, 97%। और अगर आप अब नया एप्पल लोगे ना, नया एप्पल, तो नया एप्पल पे भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। स्मार्टफोन, अगर आप दवाइयों के, कोरोना की दवाई की बात करो, 100 देशों को भारत ने कोरोना की इंजेक्शन दिया है, 100 देशों, और 48 देशों को मुफ्त दिया है। भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला हो गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर आप देखिएगा, हर दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से देखिए, लेदर इंडस्ट्री में हमारी ग्रोथ 29% है। अगर कॉफी एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ 36% है। इलेक्ट्रॉनिक में 54% है। केमिकल में 106% हमारी ग्रोथ है। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि राजस्थान में रेलवे बजट पूरे देश का 9 गुना बढ़ा है, और राजस्थान में भी एक समय में रेल का बजट 682 करोड़ था, और इस साल आपका रेल का बजट 9,532 करोड़ है। ये विकास के दृष्टि से। उसी तरीके से अब हम लोग बोलते हैं ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत नेट में 1,72,000 गांवों को जोड़ दिया गया है, और राजस्थान के 8,770 गांवों को भी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। इस तरीके का विकास का काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं आपको इस कहानी को सुनाता चला जाऊं तो दोपहर बीत जाएगी, इसलिए मैं कोई बहुत लंबे आंकड़े नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि आज भारत बदल गया है। आज देश आगे बढ़ रहा है, और राजस्थान को भी आगे बढ़ना है। मुझे दुख है जब मैं यहाँ किसान संगत में बात कर रहा हूँ तो आपको छल के साथ आपको कहा गया कि, क्या कहा गया था कि 1 2 3 4 गिनूंगा और आपका कर्जा। अब कहाँ गया वो, क्या हुआ, कैसा हुआ? मित्रों, ये छल करने का काम। एक तरफ मोदी जी हैं जो 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया है, 11 करोड़ 78 लाख किसानों को, और एक तरफ ये लोग हैं जो चुनाव आता नहीं है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जादूगिरी करते हैं। ऐसे लोगों को छुट्टी करनी है कि नहीं? ऐसे लोगों की छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? ऐसे लोगों की छुट्टी करनी है कि नहीं? इनको घर पे बैठाओ और इनको आराम दो और इनको काम दो। इस काम के लिए आप लग जाओ, इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजस्थान से मेरा विशेष संबंध हुआ है, मैं आता ही रहूंगा और समय समय पर आप लोगों से मिलता रहूंगा। और हम राजस्थान की संस्कृति पर भी गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। बहुत सच्चे पक्के लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, और सादे जीवन के साथ साथ उच्च विचार रख करके आप चलते हैं। आप सबको मैं नमन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं, और आप सब लोगों से फिर मिलने आऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
3 मिनट केवल, उठे नहीं कोई। मैं इनवाइट करूंगा श्री हरीश सिंह जी खालसा, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी।